गुड मॉर्निंग फ्रेंड, इसे अजीत कुमार गुप्ता है और अभी तक आइसोमेरिज्म में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और आइसोमेरिज्म में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर को, और हमें लगता है कि आप लोगों को कोई समस्या नहीं आई होगी। अगर आप लोग क्वेश्चन टाइम में देखे होंगे, प्रॉब्लम्स को भी देख रहे होंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आज हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर के बाद आज हम स्टीरियो आइसोमर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म या फिर जिसे स्पेस आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है, ठीक है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्पेस आइसोमेरिज्म जो आज के हमारे डिस्कशन का पार्ट है, क्या है जी। तो समझिए, अगर किसी दो केमिकल कंपाउंड्स में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिलता है तो हम कहते हैं कि वो आइसोमर है। हम अगर कहें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, कनेक्टिविटी से और स्ट्रक्चर भी आपको सेम मिल जाए तो वो कैटेगरी स्टीरियो आइसोमर हो सकती है। कि अगर दो डिफरेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम जो कि आइसोमर की कंडीशन कर रहे हो, ये भी सही। स्ट्रक्चर में क्या हम लोग को बोल रहा था कि कनेक्टिविटी की डिफरेंस होती है। हम कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी भी आपको अगर सेम मिल जाए, स्ट्रक्चरल बॉन्डिंग भी सेम मिल जाए, तो तब जब दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो गए आइसोमर्स के बीच में, उसे कहा जाएगा स्पाशियल डिफरेंसेस। और स्पाशियल डिफरेंसेस पर ही हमें मिलेंगे स्टीरियो आइसोमर। स्पाशियल डिफरेंसेस क्या होता है तो समझा। हम फ्रंट रो में ही बैठे हैं, हम फ्रंट रो की थर्ड सीट पर ही बैठे हैं, लेकिन एक बार लेफ्ट से थर्ड पर बैठना और एक बार राइट से थर्ड पर, ठीक है। मतलब अगर रेस्ट्रिक्टेड बॉन्डिंग हो, मतलब सी डबल बॉन्ड सी है और यहाँ पर कनेक्टेड, यहाँ पर जो एटम है वो एक बार रेस्ट्रिक्ट हो गया कि ये मुड़ नहीं सकता। मतलब पहले केस में आपको इसके साथ ही बॉन्ड मिला और दूसरे केस में इस तरह के बॉन्ड मिला कि ये दोनों एक दूसरे के लिए एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। मतलब कनेक्टिविटी, मॉलिक्यूलरिटीज और कनेक्शन या स्ट्रक्चरल किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन स्पेशली स्पेस में, हमें स्पेस में डिफरेंसेस लग रहा है या फिर सोच में डिफरेंसेस लग रहा है कि ये कुछ अलग है और ये कुछ अलग है, तो इस डिफरेंसेस को ही स्टीरियो आइसोमर या स्पेस आइसोमर में समझे जाए कि इन दोनों डिफरेंसेस से क्या असर होता है। तो अगर आप इन डिफरेंसेस को समझते हैं तो ये समझिए कि अगर ये डायरेक्शनल ऑफ बॉन्ड चेंज होता है तो आप इस कार्बन की तरफ अटैक करने वाले सब्सटेंस का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई बल्कि सब्सटेंस है तो कहीं ना कहीं कार्बन का अटैक इस साइड से नहीं, इस साइड से। लेकिन उसी कंपाउंड का अगर ये स्ट्रक्चर बल्कि सब्सटेंस ऊपर की ओर हो गया तो अटैक का साइड चेंज कर, ठीक है। इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास स्टीरियो आइसोमर या स्पेस आइसोमर कितने तरह के होंगे, जिसे समझा, ठीक है। तो हम पहले समझे कि स्टीरियो आइसोमर दो बेसिस पर हमारे सामने कैटेगराइज किए। मेन दो बेसिस क्या है, तो एक है कन्फर्मेशनल, जिसमें हमें एग्जैक्टली दिखता है कि ये डिफरेंसेस है, और एक है कन्फर्मेशनल, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हम पहला जो इसकी कैटेगरी है स्टीरियो आइसोमर की, वो है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर और दूसरा है कन्फर्मेशनल आइसोमर, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन के डिफरेंसेस पर जो हमें मिलेगा आइसोमर वो होगा कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। तो आज के हमारे डिस्कशन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो हमारी कैटेगरी है वो है ऑप्टिकल आइसोमर का, ऑप्टिकल आइसोमर, और एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जो हमारे पहले पार्ट ऑफ डिस्कशन का पार्ट है। क्या है ये सब हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो हम कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर के अंदर पहला डिस्कशन ज्योमेट्रिकल आइसोमर से शुरू करेंगे और उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमर,
और फिर देखेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स क्या। तो देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नोट्स आप रेडी करते जाइएगा, कुछ इसमें नोट्स बहुत ज्यादा लिखाने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो आइसोमर्स के लिए सोच सकते हैं कि वे आइसोमर्स आर फाउंड ड्यू टू देयर स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंस आर कॉल्ड स्पेशियल आइसोमर या स्पेस आइसोमर। ठीक है, बाकी कैटेगरीज हमने बताया कन्फिगरेशनल और कन्फॉर्मेशनल के लिए आप क्या कैटेगरीज को कर सकते हो। अभी देखते हैं कन्फिगरेशनल आइसोमर। तो कन्फिगरेशनल आइसोमर में हम देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर कन्फिगरेशनल आइसोमर के अंदर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है? तो कहते हैं कि अगर आप डबल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड सी या फिर रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड के अराउंड कन्फिगरेशनल डिफरेंस मतलब कि बॉन्ड की कन्फिगरेशन के डिफरेंस के कारण जो आपको आइसोमर मिलता है उसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मतलब अगर हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह की एक बॉन्डिंग पॉसिबल है। अगर हम लोग बोले कि ये बॉन्डिंग एक ये है और एक यहाँ पर 1 2 रखा डबल बॉन्ड, 4 को ऊपर और 3 को नीचे रखा, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए अगर हर तरफ से देखें तो सब कुछ सिमिलर लग रहा है, लेकिन बॉन्ड अरेंजमेंट चेंज कर देने के कारण, स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज कर देने के कारण ये एक दूसरे से डिफरेंट है। और इस स्ट्रक्चरल डिफरेंस का कारण है ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। तो ये कैटेगरी हुई ज्योमेट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल सकता है। एक सी डबल बॉन्ड सी जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पर हो, वहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है कि खुद से वो रीगेन कर ले, रीअटेंड कर ले इस शेप से उस शेप में। मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे को रीगेन नहीं करेंगे, डिफरेंट है, क्योंकि ये बॉन्ड मुड़ नहीं सकता। ठीक है, दूसरी चीज हमें साइक्लिक कार्बन के साथ ये तरह का रेस्ट्रिक्शन आपको मिलेगा कि साइक्लिक कार्बन में हमें एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल हाइड्रोजन्स मिलेंगे, जहां पर हम डिफरेंसेस को रख सकते हैं। तो अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमें इन केसेस में सोल्व करेगा कि अगर किसी सी डबल बॉन्ड सी कार्बन की बात करें, उसको मान लो कि यहाँ पर x और यहाँ पर y लगा। ठीक है, अब रोटेशन हो या ना हो, अगले बार हम बोलेंगे चेंज कर देंगे, तो अगर चेंज कर देंगे तो फिर स्ट्रक्चर हमें मिलेगा सी डबल बॉन्ड सी y x मतलब किसी तरह का कोई चेंज नहीं मिला। तो यहाँ पर कह सकते हैं नॉट शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर। समझे कंडीशन हम देख रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको कब मिल रहा है, कब मिलेगा? जब इस कार्बन पर जुड़े दोनों के दोनों बॉन्ड डिफरेंट हो, तभी आपको बोल सकते हो कि ये अरेंजमेंट चेंज हुआ और डिफरेंस हो। और इस कार्बन पर जुड़े दोनों के दोनों बॉन्ड डिफरेंट बॉन्ड हो, तभी आपको हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेगा। अदरवाइज इनके बीच आपस में चेंज करने पर भी हमें किसी तरह का स्ट्रक्चरल चेंज नहीं मिल रहा और हम कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं। तो कंडीशन में पहला है रेस्ट्रिक्टेड डबल बॉन्ड हो जो रोटेशन नहीं कर सके। दूसरी चीज both the bonds are different at carbon। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ बने दोनों के दोनों बॉन्ड डिफरेंट होना चाहिए, ये कंडीशन हमें रखना है। रेस्ट्रिक्टेड डबल बॉन्ड हो या फिर साइक्लिक केस में भी कर सकते हैं, तो साइक्लिक में भी ये कि वहां पर दोनों बॉन्ड क्या होने चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तभी हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, अब देखिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर हम पहचानना जान ले कि किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल सकता है, तो देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारी स्टडी कितने पार्ट में है। तो हम स्टडी को देख रहे हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी 3 टोटल कैटेगरीज में हमारे सामने स्टडी किया। जैसे कि हम बोले पिछले वीडियोस में
हम इसलिए इन वीडियोस को एक वीडियोस में नहीं डाल पाया था आइसोमर का, क्योंकि यह काफी डिटेल स्टडी है जिसे हम पार्ट बाय पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमें 3 डिफरेंट कैटेगरीज में मिल रहा है, और वो 3 डिफरेंट कैटेगरीज है सीस ट्रांसफॉर्म, ठीक है, दूसरी है ENZ फॉर्म, सीस ट्रांस, ENZ और साइन और एंटी फॉर्म। हमें 3 फॉर्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को स्टडी करना है, जिसमें है कि सीस और ट्रांस, ENZ और साइन एंटी फॉर्म। हम एक करके इनकी स्टडीज करेंगे। तो अभी हमारा पहला डिस्कशन होगा कि सीस ट्रांसफॉर्म क्या है। तो सीस और ट्रांसफॉर्म को समझें। सीस ट्रांस आइसोमर, तो सीस ट्रांस आइसोमर क्या है तो समझा जाए, एकदम बारीकी से समझिएगा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अगर लगा है ABCD, इस तरह की सिचुएशन, चलिए इसको भी थोड़ा सा और शॉर्ट करने के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास AB और AB लगा, दोनों ही कार्बन पर सिमिलर टाइप के 2 डिफरेंट तरह के चीजों को लगा, AB और AB टाइप के बॉन्डिंग को दिखा। एक पॉसिबल स्ट्रक्चर यह है जिसमें हमने क्या किया कि A को और A को दोनों को एक साइड दिखाया और B और B को दोनों को दूसरे साइड। और दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर जो हमारा है वो है कार्बन कार्बन A B B, ये दोनों में देखिएगा क्या हमें पता चला। तो दोनों में देखिए तो पहले स्ट्रक्चर में एक तरह के प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंस को हमने एक तरफ और दूसरे तरह के प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंस को दूसरे तरफ रखा। अगर एक तरह के नेचर वाला या एक ही सिमिलर जो कंपाउंड था वो एक तरफ एक ही साइड, सेम साइड ऑफ द बॉन्ड, अगर वो देखिए तो बॉन्ड के सेम साइड में है ऊपर में, और दूसरे साइड वाले बॉन्ड के सेम साइड नीचे में। तो इस तरह की फॉर्म जहां पर आपको सेम साइड में सेम प्रॉपर्टीज वाले मिलते हैं उसे कहा जाता है सीस फॉर्म। अगर आपको कभी भी केमिकल केमिस्ट्रीज में ऐसा फॉर्म मिलता है कि बॉन्ड के सेम साइड में सेम बॉन्ड सेम नेचर वाले सब्सटेंस हो, तो वह होगा सीस फॉर्म। और अगर उसके हम देखें बॉन्ड को, तो अगर उसके अपोजिट साइड में सब्सटेंस हो तो उसे कहेंगे ट्रांसफॉर्म। तो ये देखिए यहाँ पर A इस साइड है और फिजिकल ज्योमेट्रिकली दूसरे साइड में ये है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसे बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्म। समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर सिचुएशन कुछ इस तरह से है जहां पर आपको दिखता है कि एक प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंस एक साइड और दूसरी प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंस दूसरे साइड है, तो एक को सीस और दूसरे को ट्रांसफॉर्म बोले, ठीक है। एग्जाम्पल्स में कुछ देख लेते हैं कि हमारा सीस और ट्रांसफॉर्म किस तरह से दिखाया जाएगा। कार्बन डबल बॉन्ड COH CH3 COH CH3। तो ये फॉर्म में हम देखें तो बॉन्ड के एक साइड में COH ग्रुप है, तो ये फॉर्म है सीस। और यही हो कार्बन डबल बॉन्ड COH CH3 और CH3, तो ये हुआ ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सीस और ट्रांस आइडेंटिफाई कर लीजिए कि एक तरह के सब्सटेंस एक साइड होंगे तो सीस और अपोजिट साइड होंगे तो ट्रांस। C डबल बॉन्ड C Cl CH3 Cl C डबल बॉन्ड C Cl CH3
CH3। तो देखिए यहाँ पर हमें सेम टाइप का अपोजिट में मिल रहा है, सेम टाइप का अपोजिट में मिल रहा है, तो यह फॉर्म है ट्रांसफॉर्म। और यहाँ पर सेम टाइप बॉन्ड के एक साइड में है और दूसरे टाइप में, तो ये हुआ C। ठीक है, तो हमें नहीं लगता है कि किसी को भी कोई दिक्कत होने वाली है। तो आगे देखिए, समस्या जैसे जैसे सॉल्व होते जाएगा हमें ये आइसोमेरिज्म उतना ही आसान लगता जाएगा और नहीं सॉल्व होगा तो उतना ही हार्ड। ई एंड जेड फॉर्म। अब ई एंड जेड फॉर्म क्या है क्या नहीं है तो समझो। तो ई एंड जेड फॉर्म क्या है कि अगर आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के चारों मान लिया जाए कि चारों के चारों जो बॉन्ड बन रहे थे वो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड, मतलब सेम टाइप के बॉन्ड नहीं है, या एक 3 टाइप के हो 4 टाइप के हो जो, तब इस केस में चूंकि सीस और ट्रांस बहुत जगह पर दिया जाता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं दे सकते, उसमें हम लोग चैन इनगोर्ड और प्रिलोक्स मेथड को यूज करके सीस ट्रांस देते हैं जो अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसे एग्जैक्टली ई एंड जेड फॉर्म में दिया। ठीक है, अब ई एंड जेड फॉर्म क्या है तो समझा। कहता है कि कार्बन और कार्बन दोनों कार्बन पर जो डिफरेंट दो बॉन्ड्स हैं उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर को लिखा है। ठीक है, उनकी क्या करेंगे हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर को लिखेंगे और प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से हम लोग उसको देखेंगे कि 1 पर कौन है 2 पर कौन है। सिंपल सी समझो, अगर प्रायोरिटी ऑर्डर में दोनों साइड में प्रायोरिटी ऑर्डर लिखे और अगर प्रायोरिटी ऑर्डर एक दूसरे के ऑपोजिट आता है, मतलब ट्रांस जैसे कॉन्फ़िगरेशन में आता है, तो उसको बोलते हैं ई टाइप। ठीक है, और प्रायोरिटी ऑर्डर अगर सीस जैसा आता है तो उसको बोला जाता है जेड। अब बोलोगे प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे निकाला जाता है ये बताया कि केवल आप बता रहे, तो पहले सीस बात को पहले डाइजेस्ट कर ले, उसके बाद हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर को सीखेंगे। हम कह रहे हैं कि अगर चारों के चारों बॉन्ड्स डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन पर 2 की प्रायोरिटी लिखेंगे और इस कार्बन पर 2 की प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी लिखने के बाद कहीं ना कहीं इन दोनों में से कोई किसी को 1 और किसी को 2 नंबर देना पड़ेगा, तो किसी 1 और 1 2, और इसमें भी किसी को 1 और किसी को 2 देना पड़ेगा, तो लिख दिया 2 और 1 जो कि। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन ऐसा लिखता है कि हमारे ट्रांस जैसा दिख गया, ट्रांस हमने क्या बोला था कि एक दूसरे के अपोजिट, तो अगर ट्रांस जैसा दिख गया तो उसको बोलते हैं ई फॉर्म। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन ऐसा लगा कि सीस जैसा दिख रहा है तो वो हो गया जेड फॉर्म। अब प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त साइंटिस्ट थे चैन इनगोर्ड प्रिलोम्स, इन्होंने 3 लोग थे, ये तीनों लोगों ने मिल करके प्रायोरिटी ऑर्डर का रूल दिया है हमें कि कैसे हमें प्रायोरिटी ऑर्डर को निकालना। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर निकालेंगे, उसके बाद ही चेक करेंगे कि हम लोग रियल में ई जेड कॉन्फ़िगरेशन को कैसे करेंगे। तो हम देख रहे हैं चैन इनगोर्ड प्रिलोम्स रूल्स, जिन्होंने प्रायोरिटी ऑर्डर को फाइंड करने का तरीका बताया है हमें कि किस तरह से हम प्रायोरिटी ऑर्डर निकाल सकते। ठीक है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर निकालने का तरीका समझें। किसी भी कार्बन जहां पर अगर कोई 2 सब्सटेंस जुड़ा हुआ है, रूल नंबर 1 कि अगर यहां पर 2 सब्सटेंस जो जुड़े हुए हैं, अगर सब्सटेंस X है और एक Y, जो सब्सटेंस 2 सब्सटेंस जुड़े हुए हैं, अगर बोले कि X है और एक वो है Y, तो कहता है कि इस कार्बन, जिस कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड हम चीजों को देख रहे थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को देख रहे हैं, इससे डायरेक्टली लिंक्ड एटम का जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा। मतलब अगर हमारे पास कभी ऐसा हुआ कि सब डबल बॉन्ड यहाँ NH3 मिल गए और यहाँ CH3 मिल गए, ठीक है, तो कह रहा है कि इस कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड जो एटम होगा, इस कार्बन से यहाँ पर भी जो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम है,
तो इन दोनों में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर पहला। तो आप बोलो कि यहाँ पर कार्बन के साथ एक जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, डायरेक्ट जुड़ा हुआ, और दूसरा जुड़ा हुआ है कार्बन। तो कार्बन के साथ दो जुड़े हुए एटम मिले, नाइट्रोजन और कार्बन। तो नाइट्रोजन कार्बन में जिसकी एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा। तो बताइए नाइट्रोजन और कार्बन में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर अपना है 7 और कार्बन की एटॉमिक नंबर है 6। तो इन दोनों में एटॉमिक नंबर के हिसाब से प्रायोरिटी ऑर्डर 1 मिल गया नाइट्रोजन वाले ग्रुप को और 2 मिल गया 6। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं। तो लिखा बता यहाँ पर लिख सकते हो कि the directly bonded atom with C double bond, ठीक है। हम डायरेक्टली बॉन्डेड एटम से कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर रहे हैं। एटम हैविंग more atomic number will be higher prior groups। पहला कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड के जस्ट सीधे जुड़े हुए एटम में हम चेक कर ले कि अगर किसी भी डायरेक्टली लिंक्ड एटम का जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा निकला तो उसको हम प्रायोरिटी 1 देंगे, मतलब उसकी प्रायोरिटी पहली होगी और उसके बाद वाले की प्रायोरिटी 2। तो रूल 1 ये हुआ डायरेक्टली बॉन्डेड एटम विद C डबल बॉन्ड के लिए कह रहे हैं कि एटम हैविंग मोर एटॉमिक नंबर विल बी हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स, ठीक है। तो अगर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो एटम जुड़ा हुआ है उस एटम का देखना है, इस ग्रुप्स के लिए ज्यादा दिमाग मत लगाइए। इस कार्बन से डायरेक्टली कौन बॉन्डेड है और उसका हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या है और एटॉमिक नंबर के आधार पर हम चीजों को बताते हैं। अब अगर बोलोगे कि सर रूल 1 हमें समझ में आ गया लेकिन माइंड में एक है कंफ्यूजन। क्या है कंफ्यूजन तो समझा जाए। अगर कभी ऐसा हो जाए कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम जो कि हाइड्रोजन के ही आइसोमर्स है, आइसोटॉप्स है। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स कहने का मतलब है कि उनकी एटॉमिक नंबर दोनों की सेम है, तो उस केस में क्या करें। तो हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम अगर दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है तो अगर हुआ कि फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है, फर्स्ट एटम की क्या है एटॉमिक नंबर सेम है, तो हम उसके मास नंबर को रेफरेंस में लेंगे जो कि अपना है रूल नंबर 2 चैन इनगॉट पेलोस रूल्स के अनुसार। तो रूल 2 क्या कहता है कि रूल 2 हमारा कह रहा है कि अगर एटॉमिक नंबर से डिसाइड ना कर पाए, ठीक है, हम अगर एटॉमिक नंबर से डिफरेंसेस से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या होगा, कौन किसे प्रायोरिटी हम 1 दें और किसे प्रायोरिटी 2 दें, तो आप क्या कीजिए कि एटॉमिक नंबर के हटा करके आप क्या कीजिए if failed to decide priority based on atomic number, ठीक है, तो क्या है consider mass number to decide। और मास नंबर में जिसका मास ज्यादा उसका प्रायोरिटी ज्यादा। तो मास में देखें तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, ड्यूटेरियम का मास होता है 2, तो इसका मतलब इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी और इसकी प्रायोरिटी कम। चीजों को समझ लीजिएगा अपने हिसाब से, डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इतना समय ले रहे हैं कि अगर आप फेल कर जाए चैन इनगॉट पेलोस रूल्स के हिसाब से, रूल 1 कहता है कि डायरेक्टली बॉन्डेड एटम का एटॉमिक नंबर ले लीजिए, डिसाइड कर लीजिए उसके बेसिस पर। अगर आप फेल हो गए, उस चीज को डिसाइड नहीं कर पाए, तो रूल 2 अप्लाई कीजिए कि वहां पर जिसका मास नंबर ज्यादा, क्योंकि अगर आइसोटॉप्स मिलेगा तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा,
तो मास नंबर ज्यादा तो उसका हम लोग कर देंगे क्या कि प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2, ठीक है ना। अब एक और बात, आप यहां पर ये बोल सकते हो कि कह रहे हो आप कि ठीक है मास नंबर, तो मास नंबर डिफरेंट होगा फर्स्ट एटम का, तो हम इसे कर लेंगे, ठीक है। अगर कभी कंडीशन ऐसा मिलता है कि हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़े, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़े दोनों के दोनों ग्रुप का मास नंबर भी सेम, ठीक है। हर पॉसिबल कंडीशन को चैन इनवर्ड और प्रिलोम इन तीनों ने मिलकर के सब कुछ डिसीजन दिया, सारा आंसर दिया है, हम उन आंसर को ही देख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर कार्बन से यहाँ पर कार्बन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन हुआ कि कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो एटॉमिक नंबर भी सेम है और मास नंबर भी सेम है, तो उसके लिए चैन इनवर्ड प्रिलोम्स ने कहा है, क्या कहा है कि आपको ऐसा जो कंफ्यूजन कर रहा है, तो ऐसे कंफ्यूजन जब तक मिले आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट एटम पर जाते रहे और उसी रूल 1 और 2 को अप्लाई करें। नेक्स्ट टू नेक्स्ट एटम, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट एटम मतलब इफ फेल टू डिसाइड ऑन रूल 1 एंड 2, रूल 1 एंड रूल 2 से फेल कर रहे हैं, अप्लाई 1 एंड 2 रूल एट नेक्स्ट टू नेक्स्ट एटम। अब क्या कह रहा है तो समझो, अगर आप पहले एटम में ये रूल 1 और रूल 2 डिसाइड कर दिए, प्रायोरिटी ऑर्डर दे दिए, तो बहुत अच्छा। अगर नहीं दे पाए तो क्या कर लो आप, क्या करो उसके अगले एटम को देख लो, उसके बाद वाले एटम को देख लो, और जहां पर भी आपको ये चीज मिल जाए रूल 1 और 2 के आधार पर कि किसी का एटॉमिक नंबर ज्यादा है और किसी का मास नंबर ज्यादा है, तो आप उसके हिसाब से प्रायोरिटी दो। अब इस केस में क्या करना है तो समझे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको ये बातें पता चले। इस केस में देखिए, तो इस केस में क्या हो रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड CH3 और दूसरा है C2H5, ठीक है। देख लेते हैं, इस कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड था कार्बन, और इस केस में भी इस कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड था कार्बन, और हम बोले कि कार्बन और कार्बन दोनों सेम एटम होने के कारण यहाँ पर चैन इनवर्ड प्रिलोम्स मेथड के आधार पर प्रायोरिटी नहीं दे सकते, क्योंकि एटॉमिक नंबर भी सेम है और मास नंबर भी सेम, ठीक है। तब क्या करना है, तब आता है सेकेंड एटम को अप्लाई करो। तो सेकेंड एटम पर देखें, तो सेकेंड एटम मतलब इससे जुड़ा हुआ सारा एटम कहलाएगा सेकेंड एटम। इस केस में सेकेंड एटम है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर है 1, मास नंबर है 1। इस केस में सेकेंड एटम है हाइड्रोजन और एक यह कार्बन। आपको कहीं पर भी जो ज्यादा मिल जाता है दोनों के केस में सेकेंड एटम में, आप उसे प्रायोरिटी 1 दे दीजिए। तो आप बोलिए कि इसमें हमें मैक्सिमम एटॉमिक नंबर सेकेंड एटम को मिला 1, और इस केस में मैक्सिमम एटॉमिक नंबर ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बन हमें मिल रहा है 6। तो इसका मतलब इसमें और इसमें प्रायोरिटी के आधार पर सेकेंड पर हमें डिसाइड कर दिया है कि ये प्रायोरिटी 1 हो जाएगा और ये प्रायोरिटी 2, ठीक है। तो इसको आपको इस तरह से अप्लाई करना। एक बात जो ध्यान रखना है, वो ध्यान रखने वाली बात जो नोट में हम दे रहे हैं, जो कि चैन इनवर्ड प्रिलोम्स ने कुछ चीजों को दूर किया, कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर अगर वहां पर डबल बॉन्ड है, अगर हम बोल रहे हैं कि वहां पर डबल बॉन्ड कार्बन हो, डबल बॉन्ड रेडियो, जैसे हम डिफरेंसेस को बताते कि किस आधार पर हम अगले कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि यहां पर डबल बॉन्ड कार्बन के साथ एक तरफ अगर लगा है CH डबल बॉन्ड CH2 और एक तरफ C2H5, ठीक है। तो देख ले क्या है कि C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2,
एक H, और यहाँ पर कार्बन H H, कार्बन H H और H स्ट्रक्चर को। आपने क्या कहा, पहले को डिफरेंस देखिए, तो पहले डिफरेंस को देख रहे थे, पहले डिफरेंस में कोई क्लियर नहीं आया। दूसरे को डिफरेंस देखे तो यहाँ पर दूसरा बॉन्ड था, एक हाइड्रोजन एक कार्बन, और यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन, तो हम बोले थे दूसरा पर भी नहीं आया, और फिर बोले थे तीसरा पर, तो तीसरा पर तो सब हाइड्रोजन ही है, तीसरा पर भी नहीं आया। इससे कैसे डिसाइड करने लगे? तो एक बात जो चैन इनगोल्ड प्रिलोन्स ने कहा कि अगर कंडीशन ऐसा होता है कि एक एटम पर आपको डबल बॉन्ड मिले तो उसे कैसे स्टडी करना है, तो समझिए। अगर आपको A डबल बॉन्ड B लिखा हुआ मिला, ठीक है, A डबल बॉन्ड B लिखा हुआ, तो चैन इनगोल्ड प्रिलोन्स मेथड को अप्लाई करते समय या इसको चेक करते समय इस बॉन्ड को केवल उस समय के लिए, आपको प्रैक्टिकली इसका मतलब नहीं पता है, केवल इस मेथड को चैन इनगोल्ड प्रिलोन्स रूल्स को अप्लाई करते समय आप इसे कैसे पढ़े कि A का एक बॉन्ड और दो बॉन्ड B के साथ, B के साथ डबल बॉन्ड ना पढ़ करके दोनों बॉन्ड को अलग अलग लिखे, और B को भी चूंकि डबल बॉन्ड है एक बॉन्ड दिखा दिया और एक बॉन्ड इससे एक इससे। तो आप यहाँ पर A के डबल बॉन्ड को इस तरह से दिखाइए कि दो बार B, और B के डबल बॉन्ड को दो बार B। सिमिलरली अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होता, A ट्रिपल बॉन्ड B, तो आप दिखाते A एक बार B, दो बार B, तीन बार B, और B का एक बार A, दो बार A और तीन बार। पर इस तरह से आप एक कार्बन से एक कार्बन को कैंसिल कर देते हैं, दूसरे कार्बन पर दूसरे। तो ये था पूरा मेथड चैन इनगोल्ड प्रिलोन्स का, जो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गए होंगे और कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अब चेक करते हैं कि इस मेथड के यूज करके हम इजेड कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं कि नहीं। कभी कभी आईआईटी के जो क्वेश्चन है या नीट के क्वेश्चन में इस बात को देखा गया है कि इजेड ना पूछ करके और कुछ ऐसा है स्ट्रक्चर दे देगा और आपसे पूछता है कि सीस है या ट्रांस, आपसे पूछ देता है कि सीस या ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है। तो याद रखिएगा अगर ई और जेड ऑप्शन में नहीं है तो ई का मतलब हुआ ट्रांस और जेड का मतलब है सीस। लेकिन ये तब जब आपके पास ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन नहीं हो तब यूज करिएगा, नहीं तो आप बोलिएगा सर ने आपने बोला था तो हम इसको अप्लाई कर दिए और उस तरह से रिजल्ट को लेकर के आ। अब देखते हैं कि इसको कैसे हम यूज करेंगे। तो देख लेते हैं सी डबल बॉन्ड सी, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन। आपको केवल यही स्ट्रक्चर दे दिया, आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। तो बताइए फटाफट। कार्बन के साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, एटॉमिक नंबर 9, यहाँ क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर, प्रायोरिटी 1 2। ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन और आयोडीन 35 और 53, तो प्रायोरिटी के हिसाब से 1 और 2। मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है सी डबल बॉन्ड सी 2 1 2 1, तो आप कॉन्फ़िगरेशन देखो तो सीस जैसा कुछ लग रहा है, और अगर सीस जैसा लग रहा है तो आप इसे बोल सकते हो जेड फॉर्म। हमें लगता नहीं है कि किसी को कोई कंफ्यूजन होगा कि यह जेड फॉर्म में कैसे हुआ। हमने प्रायोरिटी चैन इनगोल्ड प्रिलोन्स रूल्स के आधार पर जो कि एटॉमिक नंबर के डिफरेंसेस पर मिल गए और उस हिसाब से हमने प्रायोरिटी को लिख दिया। अब प्रायोरिटी सीस जैसा कुछ दिखा है तो सीस जैसा दिखा तो हम कह रहे हैं कि यह जेड फॉर्म स्ट्रक्चर है। ठीक है, दो चार पांच एग्जांपल्स और देंगे ताकि आप लोगों को क्लियर कर सके। ठीक है, ये डी मतलब ड्यूटेरियम। तो देखिए यहां पर कार्बन पर हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन का ही आइसोटोप्स है। हम लोग बता चुके हैं कि अगर सेम होगा तो हमें क्या करना है कि जिसका वेट ज्यादा है उससे प्रायोरिटी 1 दे दें, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2,
इस साइड में तो कार्बन पहला एटम, इस साइड नाइट्रोजन पहला एटम, तो पहला नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर ज्यादा है और दूसरी प्रायोरिटी कार्बन वाला। ये किस रूप में बदल कर क्या आया 2 1 1 2, और आप बोल रहे हो कि ये कुछ ट्रांस जैसा दिख रहा है, एक दूसरे के अपोजिट, और ट्रांस दिख रहा है मतलब ये ई फॉर्म है। ठीक है, अब हमें प्रायोरिटी को फाइंड करना है कि इसके आधार पर क्या प्रायोरिटी होगा। तो इस साइड देख लेते हैं, पहला आइटम सेम है कार्बन कार्बन, दूसरा आइटम यहाँ पर केवल हाइड्रोजन है और यहाँ एक कार्बन भी है, तो दूसरा आइटम के आधार पर हम प्रायोरिटी बोल रहे हैं ये 1 और ये 2। यहाँ देखिए पहला आइटम कार्बन, पहला आइटम कार्बन, दूसरा आइटम यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है और यहाँ पर 2 कार्बन है, इसका मतलब प्रायोरिटी 1 ये और प्रायोरिटी 2 ये। अब तो प्रायोरिटी आप लोग फटाफट निकाल सकते हो, 2 1 1 2। कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिखा, अपोजिट टाइप का, अपोजिट मतलब ये हो गया ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म की तरह से दिख रहा है कॉन्फ़िगरेशन, मतलब यह ई टाइप या ई फॉर्म का अपने पास आइसोमर हो। ठीक है, तो हम फिलहाल आज के लिए अपनी क्लास में इतना ही रखते हैं। उसके बाद हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि साइन और एंटी फॉर्म क्या है, क्योंकि एक क्लास के लिए फिलहाल हमारे पर्याप्त कंटेंट है। स्ट्रक्चरल आइसोमर से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको जहां भी मिले आप उसे अटेम्प्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए। अगर नहीं सॉल्व होता है कमेंट सेक्शन में डालिए ताकि हम लोग अगले वीडियोस में इंक्लूड कर सके। और यहाँ तक कि इस 2 सेक्शन में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करके पूछिए ताकि हम इसको दूर कर सकें। ठीक है, थैंक यू।